आदाब। इस मुल्क में रोज़ ये सुनने को मिलता है कि ये आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है, इसकी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत, इसकी नज़रियाती सरहदों की हिफाजत, इसके शहरियों के हुकूक़, ये सब जो हैं ये मुक़द्दम हैं और इन पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये जो गुफ्तगू होती है रोज़ाना हिसाबी किताबों से लेके अखबारात तक, टीवी के चैनल्स तक और सेमिनारों में, इसका मतलब क्या है? हम कौन सी कौम की हिफाजत करना चाहते हैं? वो कि जिसके 2 लाख बच्चे पैदाइश के पैदा होते ही 1 महीने के अंदर मर जाते हैं, या वो कौम जिसके 44% बच्चे स्टंटेड हैं, या वो कौम के जिसके 32% बच्चे कम वज़न पैदा होते हैं और उनकी दिमागी नशोनुमा जो है वो भी उसी तरीके से कमज़ोर रह जाती है। ये कौन सी पाकिस्तानी कौम है जिस पे हम हिफाजत करना चाहते हैं सारे वसाइल के साथ, जिसमें से 12% मनशियात के आदी हो चुके हैं, 15% हेपेटाइटिस सी में मुब्तला हैं, बी में भी नहीं सी में मुब्तला हैं, 36% आबादी को साफ़ पानी की सहूलत मैसर नहीं है, BHUs वीरान हैं और हम स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं। गोया कुर्ता शानदार है, पजामा गायब है। बिल्कुल प्राइमरी तालीम पे तवज्जो देने की बजाय आला और स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटियों की तरफ जैसे तवज्जो दी जा रही है, वैसे ही सेहत है। अच्छा, सेहत जो है वो तालीम के मुकाबले में इस लिहाज से भी कॉमेडी है कि WHO के हिसाब से हमें कुल कौमी आमदनी का 4% सेहत पे खर्च करना चाहिए अगर हम सेहतमंद कौम बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 1% से भी कम इस वक्त प्रैक्टिकली खर्च हो रहा है। हमारे साथ डॉक्टर शेर शाह सैयद साहब मौजूद हैं। पेशे से गायनाकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन मैं इन्हें गायनाकोलॉजिस्ट नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि ये सेहत के शोबे की दाई हैं, इसलिए कि मैं इनके आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, इनके सेमिनार। अच्छा, इनमें एक 5 साल के बच्चे की एनर्जी है। ये नहीं पता कि कल इनका ह्यूस्टन से फ़ोन आएगा और परसों लाहौर से फ़ोन आएगा। अफसाना निगार हैं, मेरे ख्याल 20 से ज़्यादा आपने किताबें जो हैं वो प्रोड्यूस हो चुकी हैं, पता नहीं इसका टाइम कैसे मिल जाता है। साबिक सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के और बहुत ज़िंदगी गुजार दी इन्होंने। जहाँ भी मसाइल होते हैं डॉक्टर शेर शाह सैयद पाए जाते हैं। ये जो स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है सेहत के नाम पे, ये ज़रा फरमाएंगे ये हो क्या रहा है? देखिए, ये आपने तो एक बहुत गहरा सवाल कर लिया है, और ये जो आपने बात जहाँ से शुरू की कि WHO कहती है कि 4% हेल्थ पर खर्च करना चाहिए जी। जब मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल बना तो मैंने भी ये पढ़ा और मैं बड़े ज़ोर शोर के साथ इस नारे में शामिल हो गया कि ये 0.6% नहीं खर्च करो, 6% खर्च करो, 4% खर्च करो। लेकिन 3-4 साल के अंदर मैंने रियलाइज़ किया कि ये मेरा जो मुतालबा है ये बहुत बेहुदा मुतालबा है, इसलिए कि सरकार जो 1% पैसे दे रही है वो भी इतना ज़्यादा पैसा है, इतना ज़्यादा पैसा है कि वो भी खर्च नहीं हो पाता है और साल के आखिर में पैसे वापस चले जाते हैं। तो इसके मतलब ये है कि जो हेल्थ स्ट्रक्चर है उस हेल्थ स्ट्रक्चर में इस बात की कैपेबिलिटी नहीं है कि पैसे को खर्च कर सके। तो ये अगर मैं मुतालबा करूं कि 4% दिया जाए, तो ये मैं मुतालबा ये कर रहा हूं कि खाने पीने वाले लोगों को मज़ीद मौका खाने पीने का दिया जाए। मैं ये मुतालबा वापस बहुत तो मैं इस मुतालबे से पीछे हट गया और सारी मीटिंग में मैंने ये कहना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर लोग मुझे हैरत से देखते थे। मैं बोलता था, यार किसी भी सूबे के एग्जाम्पल ले लें, हर सूबे में प्रायोरिटीज़ रॉन्ग हैं। पैसे आखिर में जब 3 महीने बच जाते हैं तो मारामारी शुरू हो जाती है, पैसे खर्च कैसे करें। बिल्कुल मिसाल आपको दूँ, मैं खपलू में मैं और अजीज़ अब्दुल्ला कैंप कर रहे थे बल्तिस्तान में, और मैं ऑपरेशन कर रहा था, इस तरह से एक हिस्टेक्टमी कर रहा था जी। सामने मैंने देखा कि चादर में लिपटी हुई कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो मैं रुक गया। मैंने यार ये क्या है? तो उन्होंने बोला, सर ये दिखाएं आपको। मैं वैसे ही बैठा मैं ऑपरेट कर रहा था, उन्होंने दिखाएं। तो उसको खोला तो डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप था 95 लाख रुपीज़ का। खपलू में जहाँ हम गए थे वहाँ पर ऑपरेशन करने की कैंची भी नहीं थी, वो हमारे साथ लेके गए थे, बेहोशी के डॉक्टर साथ लेके गए थे। वहाँ पर 95 लाख रुपए का
डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप रखा हुआ था। क्यों ख़रीदा गया था, किसने ख़रीदा था? वहाँ तो कुछ भी नहीं था। सिंध और पंजाब के देही इलाकों में चले जाएँ, BHU में चले जाएँ, बलूचिस्तान में मस्तूंग में चले जाएँ, मस्तूंग में ऑपरेट कर रहा था मैं, वहाँ पर 14 लाख की मोस्ट बेहतरीन तरीन एनेस्थीसिया मशीन रखी हुई थी, जो कराची के आगा खान में भी शायद उस वक्त नहीं होगी। तो ये क्यों ख़रीदा गया था 14 लाख की मशीन? कराची शहर में 4 रोबोटिक सर्जरी की मशीनें ख़रीदी गई, जो कि उनकी 10-10 करोड़ कीमत होती है, शायद 18-18, 20-20 करोड़ में ख़रीदी गई। उसको इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है। उस मशीन को जब एक दफ़ा इस्तेमाल करें तो उसके डिस्पोजेबल $1500 के आते हैं। पानी अस्पताल में नहीं है, हमारे कतर अस्पताल के लिए ख़रीदी गई। कतर अस्पताल में पानी नहीं था, लेकिन रोबोटिक सर्जरी की मशीन आई, 5-6 आदमी उसकी सर्जरी की ट्रेनिंग के लिए पेरिस गए, वापस आए। तो इस तरह से पैसे खर्च किए जाते हैं कि जल्दी जल्दी पैसे खर्च करो और हिसाब किताब बराबर करो। तो ये आपका जो है ना कॉमेडी, ये कॉमेडी है बिल्कुल, लेकिन बहुत दर्दनाक कॉमेडी है, ट्रैजिक कॉमेडी है जैसे कहते हैं। ऐसी कॉमेडी है। हाँ। मतलब मैं यह बहुत इंतहाई खुलूस से बिलीव करता हूँ कि जितने पैसे इस वक्त हेल्थ में मौजूद हैं, अगर उस हेल्थ के पैसे को प्रॉपर तरीके से खर्च किया जाए, किसी भी तरह से हेल्थ वर्कर्स बशमूल डॉक्टर के करप्शन पे काबू पाया जाए, तो हेल्थ मुहैया किया जा सकता है इसी बजट। अच्छा, जब मैं डॉक्टर के करप्शन की बात कर रहा हूँ तो मैं माली करप्शन की बात बाद में करूँगा, मैं अखलाकी करप्शन की बात कर रहा हूँ। RSC किमाड़ी है, रूरल हेल्थ सेंटर किमाड़ी है। ये जो स्टूडियो है आपका पूरा, इसका डबल उसकी जगह है। डॉक्टर कितने तैनात हैं? 42। क्यों भाई? ये 42 डॉक्टर क्या कर रहे हैं? ज़्यादातर उसमें फ़ीमेल डॉक्टर्स हैं। क्यों है भाई? किसी की भाभी हैं, किसी की साली हैं, किसी की कुछ हैं। आपस में मिलकर अरेंजमेंट हो गया है कि 30 दिन में 4 डॉक्टर हफ्ते में 1 दिन आया करेंगे। तो 4 डॉक्टर हफ्ते में आ जाएंगे तो उनके लिए 4 टेबल हो जाएगा, वो 8 से 12 काम करेंगे। बस हफ्ते में 1 दिन आएंगे, बाकी 5 दिन 6 दिन घर में बैठ करके वो 70,000, 72,000, 1.5 लाख की तनख्वाह लेंगे। समझे? ये मतलब ये किस किस्म की करप्शन है? MBBS करते हैं आप, इसलिए करते हैं कि आप किसी सरकारी अस्पताल में RSC में जाके बैठ जाएँ और वहाँ पर आप बैठ कर के 12 बजे तक काम करें, एक हफ्ते में 1 दिन, महीने में 4 दिन, और आप 72,000 रुपये तनख्वाह ले लें। ये मतलब कैसे नींद आती है आपको? इस वक्त आप सिविल अस्पताल चले जाएँ 11 बजे। अभी पिछले दिनों मेरे बहुत ही अजीज़ का इंतकाल हुआ, कैंसर था उसको, फुरकान को। तो मैं रोज़ रात को इसी टाइम जाता था। जब मैं डॉर्मेंट कॉलेज में पढ़ता था और रात को हॉस्टल से निकलता था, 3 या 4 फैमिली होती थी सड़क के किनारे सोई हुई। इस वक्त पूरी गाँव मेडिकल कॉलेज से लेकर के SIUT तक 5-6 हज़ार लोग सो रहे होते हैं। उनसे पूछे कहाँ से आए आप? सांगड़ से। क्यों आए? अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने। आप कहाँ से आए? जी मिट्टी से आए। क्यों आए? हर्निया का ऑपरेशन कराना है, बाइल्स का ऑपरेशन कराना है, बवासीर का ऑपरेशन कराना है। भाई ये तो आपके RSC में, तालुका हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल में हो जाना चाहिए था ना। टर्शी केयर हॉस्पिटल में क्यों आया कराने के लिए? वो इसलिए आया बेचारा कि उसका इलाज नहीं हो रहा है वहाँ पर। कंडियारों में उसका इलाज नहीं हो रहा है, उसका थल में इलाज नहीं हो रहा है, उसका मिट्टी में इलाज नहीं हो रहा है, सांगड़ में नहीं हो रहा है, तो सिविल अस्पताल करके वो ऑपरेशन करा रहा है, जो कि मतलब मामूली MBBS डॉक्टर कर सकता है, जो पहले ज़माने में करते थे। MBBS डॉक्टर इस किस्म के सारे काम करते थे, अब ये नहीं होता है। तो अब वो सेंटर बंद पड़े हुए, वहाँ से 9 से 12 काम होता है, और टर्शियरी केयर वो काम कर रहा है जो उसका काम नहीं है। तो ये मैनेजमेंट का करप्शन है टोटल। इसको अगर आप कंट्रोल कर लें तो इतने लोग बेचारे खल्क़े खुदा बैठी होती है, इतना अफसोस होता है कि ज़मीन के ढेर ये जो MBBS प्राइवेट, अब तो बहुत मेडिकल कॉलेज वगैरह खुल गए हैं पिछले 20-25 साल में, ये जो नए बैचेस चर्न आउट हो रहे हैं, इनकी क्वालिटी क्या है प्रोफेशनली? एक बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं तो पीले स्कूल का पढ़ा हुआ, हमने जितने भी हमारे दोस्त थे सारे पीले स्कूल और DJV से पढ़ के मेडिकल कॉलेज में आ गए। इस वक्त कोई भी गरीब आदमी का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता है, ना बेटी फीस की वजह से बन ही नहीं सकती है डॉक्टर। 2-3 वजूहत हैं। पहली बात ये है कि गरीब की बात कर रहा हूँ जी, वो इंटर में पास हो गया आप। इंटर में पास होने के बाद जो दाखिला टेस्ट देने के लिए आपको कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं, उसकी 40,000-50,000 रुपये फ़ीस है। तो आप प्री मेड में दाखिले के लिए 40-50,000 रुपये का फ़ीस लोगों के पास नहीं होता है, नहीं होता है। मैं पर्सनली जानता हूँ, इस साल कम से कम 3 लड़कियों की जिनके बहुत अच्छे नंबर थे और उन्होंने बग़ैर तैयारी के इम्तहान दिया और इम्तहान में उसके नंबर कम आए और वो मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकी। ठीक है, तो वो डॉक्टर गरीब तो बन ही नहीं सकता है।
अच्छा, जो मेरिट पे लोग हुए वो जो डॉमिनल कॉलेज ऐसे में चले गए, उन्होंने 10,000 रुपये महीने फ़ीस दे कर चले गए। अब जो मिनिमम फ़ीस है वो 9 लाख रुपये फ़ीस है। मिनिमम फ़ीस जो है 9 लाख रुपये, ज़्यादा से 18 लाख भी है। तो वो 9 लाख किसके पास है सालाना देने का? तो वो तो बन ही नहीं सकते। क्वालिटी ऑफ डॉक्टर का हाल ये है, जब आप ये देखें, आपने बताया नहीं, मैं PMDC का मेंबर भी रहा हूँ, मैं इलेक्टेड मेंबर था। जो मेडिकल कॉलेज इस वक्त खुले में हैं उसमें से एक मेडिकल कॉलेज, मैं यहाँ पर शर्तिया कह रहा हूँ, एक मेडिकल कॉलेज भी ऐसा नहीं है जो PMDC के तमाम रूल्स के मुताबिक मेडिकल कॉलेज कहने के काबिल है। बहुत खूब। एक भी मेडिकल कॉलेज पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। इवन आगा खान में भी 100% नहीं है, लेकिन आगा खान ने दूसरे तरीके निकाल करके इस चीज़ को कवर कर लिया है। और उनके ग्रेजुएट पाकिस्तान से बाहर के लिए तैयार होते हैं और पाकिस्तान के बाहर के लिए वो 260 नंबर ला करके सारे के सारे अमेरिका में खप जाते हैं। ये एक तरह से शायद ब्लेसिंग है, क्योंकि जब आगा खान का ग्रेजुएट निकल जाता है तो उनके हॉस्पिटल को चलाने के लिए, जो हाउस जॉब करने के लिए लोकल डॉक्टर की ज़रूरत होती है, तो बेचारा लोकल डॉक्टर आकर कहीं ना कहीं फिट हो जाता है, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में काम कर लेता है। तो आगा खान जैसा भी है, उनका एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, एक उनका ऑर्गेनाइज सिस्टम है, उसमें अकाउंटेबिलिटी है, उसमें मीटिंग्स हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर है, वगैरह वगैरह। बाकी तो कहीं है ही नहीं। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जिनके साथ अस्पताल ही नहीं है, अस्पताल है ही नहीं। आप ही मुझे बताएं। बहुत सारों के साथ वैसे हैं भी, दारू सेहत के साथ अस्पताल है, दारू सेहत के साथ अस्पताल है, हाँ, लेकिन मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज भी है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं जिनके साथ अस्पताल भी है, लेकिन क्या वो सारे रिक्वायरमेंट पूरे कर रहे हैं? आपने जो पहली बात की कि हज़ारों लोग रोड पर, और किस लिए कि जी बवासीर का, और ये कोई ब्रेन सर्जरी नहीं है, ये कोई ओपन हार्ट सर्जरी नहीं है। ये जो गैप बनता है, अब जाहिर है कि जहाँ पर भी एक वैक्यूम है, कोई ना कोई चीज़ उस वैक्यूम को भरती है। यहाँ पर क्वैक्स के वैक्यूम भर लेते हैं। और एक बड़ी आज मैंने मज़ेदार खबर पढ़ी है मीरपुर ख़ास की, कि ज़रई तरक्याती बैंक के एक ऑफिशियल थे जो अपने आप को डॉक्टर कहलाते थे, डॉक्टर MA खान। 20 सालों से मीरपुर ख़ास में उनकी क्लिनिक चल रही थी। अच्छा, अब एकदम हुकूमत सिंध जागी है, ये जो लड़काना में जो केसेस हुए हैं HIV ट्रांसमिशन की, उन्होंने कहा है कि यार ये जो क्वैकरी है ना यार, ये बहुत बुरी चीज़ है। जब मैंने ये केस सुना कि वो जो डॉक्टर जो इस वक्त जेल में है लड़काना के, वो प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर है ना, तो अब उसके बाद क्वैकरी और नो क्वैकरी ये प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात ये है कि 6 लाख क्वैक्स हैं ऑलमोस्ट, आपने भी अपने आर्टिकल में जिक्र किया है। मरीज इसलिए जाते हैं कि क्वैक उनकी बात ध्यान से सुनता है, डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता है, स्पेशलिस्ट के पास। और दूसरी बात यह है कि अताई जो हैं, क्वैक्स हैं, उनकी दवाई फौरी असर करती है, बंदे का बुखार उतर जाता है। ये 2 फैक्टर्स ही हैं। अब इसमें मैं 2 बातें अर्ज़ करूँगा। पहली बात ये कि क्वैकरी ख़त्म नहीं हो सकती है, हो ही नहीं सकती क्वैकरी। ठीक, क्वैकरी ख़त्म करने का जो तरीक़ा है उस पर कोई भी हुकूमत काम करने को तैयार नहीं है। और वो क्या है? क्वैकरी ख़त्म करने का तरीका ये है कि आवाम को बेसिक एंड प्राइमरी हेल्थ केयर मुहैया कर दें। जब आप बेसिक और प्राइमरी हेल्थ केयर उनको मुहैया ही नहीं करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? क्वैक्स के पास। क्वैक्स के पास जाएंगे, काला जादू के पास जाएंगे, झाड़ फूंक के पास जाएंगे। में 2 तरह के लोग हैं। एक तो ऐसे क्वैक हैं जिन्होंने मेडिकल की तालीम हासिल नहीं की है। दूसरे वो क्वैक हैं जो ग्लोरीफाइड MBBS क्वैक्स हैं। ठीक है, वो MBBS हैं, वो क्वैक्स हैं, वो उनके पास आला डिग्री है, वो क्वैक्स हैं। मैं आपको बेशुमार प्रोफेसरों के ऐसे प्रिस्क्रिप्शन दिखा सकता हूँ जो प्रिस्क्रिप्शन शायद आप अपने कुत्ते बिल्ली को भी ना दें। एक ही आदमी को 3 तरह के, एक ही एंटीबायोटिक डिफरेंट नाम से, एक ही आदमी को 3 तरह के एनाल्जेसिक डिफरेंट नाम से, एक बड़े प्रोफेसर का नुस्खा होता है, उसमें 14, 15, 18 दवाएँ होती हैं। ये सब क्वैकरी है। ये जो टाइफाइड का जो मसला इस वक्त बना हुआ है, जी बिल्कुल, ये इतना संगीन मसला क्यों आया है? संगीन मसला ये, मैं जब मेडिकल स्टूडेंट था तो सिंपल क्लोरोमफेनिकोल की गोली से टाइफाइड का इलाज हो जाता था। अब उसके बाद क्या हुआ? उसका इलाज उन्होंने करना शुरू कर दिया एक दूसरी एंटीबायोटिक से, जो कि ज़रा महंगी थी। ठीक है, वो एंटीबायोटिक से टाइफाइड का रेजिस्टेंस पैदा हो गया। इस वक्त जो टाइफाइड है वो इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंट है कि कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है। तो ये ड्रग रेजिस्टेंस हो गई है। किसी क्वैक ने नहीं किया है, ये तो डॉक्टर ने किया है। ये जो क्वैकरी तो डॉक्टर ने की है। अब इस वक्त मैंने एक टर्मिनोलॉजी निकाली है, टेक्नीशियन डिपेंडेंट सर्जन्स, TDS। सर्जन है वो, MBBS भी हैं, FCPS भी हैं माशाल्लाह से, लेकिन वो सर्जरी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने छोटे पाले में, मैं सर्जन हूँ,
मैंने एक पेशेंट पकड़ लिया और उसको मैंने बोला अस्पताल में दाखिल हो जाओ। मुझे काम नहीं आता है, काम के लिए बंदा आता है, वो टेक्नीशियन है, वो आगे काम करता है, मैं खड़ा होता हूँ, अच्छा भाई इकबाल सही हो रहा है, हो गया काम, जी हो गया इकबाल जी हो गया, अच्छा ठीक है यार, टांके लगा दिए, वो अपने हाथ चल निकाला, भी गॉल ब्लैडर बाहर लेके चले गए, भाई निकल गया, समझे। सर्जन साहब के पैसे हुए 30,000 रुपये, इकबाल को मिल गया 5,000 रुपये, दिन में 5 के इकबाल 25,000 लेके जा रहा है, सर्जन साहब 1,50,000 रुपये लेके जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से है मेडिकल रैप डिपेंडेंट फिजिशियंस, ये है मेडिकल रैप डिपेंडेंट फिजिशियन। कोई सीएम ही नहीं है। आप अमेरिका में काम कर रहे हैं, हर 5 साल के बाद 65 साल की उम्र में भी आपको एक इम्तहान देना है। इंग्लैंड में काम कर रहे हैं, आपको एक सीएमई का कोर्स करना है, बताना है आपको इतना इतना आपने। मैंने 1952 में MBBS किया है, अब मैं आ गया हूँ 80 साल का हो गया हूँ, 60 साल का हो गया हूँ, मैंने कोई इम्तहान नहीं दिया। जो दवा मैंने उस वक्त की थी, जो कि अब दुनिया में बैन हो चुकी है क्योंकि इसके बहुत से हैं, और अब अगर मॉडर्न हो गया हूँ तो मेरे पास मेडिकल रैप आता है, वो कहता है कि सर ये नई दवा आ गई है, इसका ये नाम है, इसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको सर प्रिस्क्राइब करें, और जब सर इसकी आपके प्रिस्क्रिप्शन को हम रिकॉर्ड रखते हैं, अगर सर आपकी हो जाएगी ना तकरीबन 1.5 लाख रुपए की, तो सर वो मरीज में कॉन्फ्रेंस भी होगी, उसमें मैं ले चलूँगा। क्या बात है, क्या बात है। तो डॉक्टर बोलता है ठीक है, वो अच्छा डॉक्टर से बात करो, सीनियर अच्छे किस्म के डॉक्टर से, तो कहता है यार दवा तो हमने प्रिस्क्राइब करनी है, अगर मरीज का चक्कर भी लग गया तो इसमें क्या हर्ज है, इसमें क्या बुरी बात है। अब ये जो है ना इंतहाई दर्जे का करप्शन और कोयकरी, तो ये कोयकरी ख़त्म नहीं हो सकती, कोयकरी उसी वक्त ख़त्म होगी जब आपको मतलब। अच्छा अब मैं एक बात आपसे ज़रा सा BHU की आपने बात की, सिंध में 1400 BHU हैं, और सिंध गवर्नमेंट को इस बात का क्रेडिट देना चाहिए जो सिंध गवर्नमेंट खुद नहीं लेती है, हमारे गवर्नमेंट का भी कमाल है। PPHI प्रोग्राम है, प्राइवेट पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव, ये सिंध गवर्नमेंट ने शुरू किया, और सिंध गवर्नमेंट ने सिंध के 1400 BHU को एक्टिव करके दिखा दिया है। इस वक्त 1400 BHU एक्टिव हैं, और 1400 में BHU प्लस है। BHU प्लस वो है जहाँ पर सिजेरियन सेक्शन भी होता है, ठीक है। अच्छा ये कैसे किया उन्होंने, वो ऐसे किया उन्होंने कि वो डॉक्टरों से उन्होंने जान छुड़ा ली। उन्होंने पहला काम ये किया कि इन जगहों पर मिडवाइफ, कॉम्पिटेंट मिडवाइफ और नर्सों को अपॉइंट किया, और डॉक्टरों को 3 BHU के डॉक्टरों को बोला भाई आप सबको ख़त्म करें, एक डॉक्टर हमें चाहिए, और आपको 40-40 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही थी, हम आपको 2 लाख रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, 2 दिन यहाँ काम करेंगे, 2 दिन वहाँ काम करेंगे, 2 दिन वहाँ काम करेंगे, आपका अंगूठे का निशान लगाया जाएगा, तनख्वाह कटेगा। और इसमें क्योंकि जो ऊपर जो आदमी काम करने वाला था, रियाज मेमन ने शुरू किया था, वो बहुत स्ट्रिक्ट था, मेरिट के अलावा हिल नहीं सकता था। सारे के सारे BHU एक्टिव हैं, आप लोग ड्राइव करते रहते हैं, सिंध में कहीं भी चले जाएं जहाँ पर आपको BHU PPHI का निशान लगे, आप जाके देख लें, आपको फ़र्क पता लग जाएगा। मतलब कहने का है कि कोई अच्छी बात, मतलब कहने का ये है कि अगर आप काम करना चाहें तो काम हो सकता है। अब सवाल आता है उसके बाद BHU, उसके बाद रूरल हेल्थ सेंटर RSC वैसे के वैसे पढ़ें, कराची में तकरीबन 10 के करीब RSC हैं, वैसे के वैसे पढ़ें। उसके बाद RSC के बाद तालुका हॉस्पिटल, तालुका हेडक्वार्टर्स, वो वैसे के वैसे पढ़ें। उसके बाद रीजनल जनरल हॉस्पिटल, वो वैसे के वैसे पढ़ें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल, उसके बाद टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। अब ये सारे जो एक बना हुआ ना ये पैरामिड, ये कहाँ से शुरू हुआ और ये एक्टिव होके क्यों बंद हो गया, ये सारी गवर्नमेंट की फेल्यूर है इसमें। और डॉक्टर इसमें शामिल हैं, ये डॉक्टर पूरे के पूरे शामिल हैं इसमें। आप ये देखें कि कराची में डॉक्टर काम कर रहे हैं, पोस्टेड इन कराची अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ SHO इन मिठी, मेडिकल ऑफिसर इन थरपारकर, मेडिकल ऑफिसर इन काश्मोर, तनख्वाह वहाँ से ले रहे हैं, काम यहाँ कर रहे हैं। और बहुत से तो काम ही नहीं कर रहे हैं, सऊदी अरब में बैठे 3 साल बाद आए हैं, उनकी दोबारा सब कुछ हो गई, 2 महीने का तनख्वाह उन्होंने दे दिया, सेटिंग हो गई। तो अच्छा, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को नहीं कहता हूँ, ये तो डॉक्टर का काम है। आप जब मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो आप उसी दिन से इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि आप कभी हड़ताल नहीं करेंगे, आप मरीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे हर सूरत में। जो आपने प्रोटेक्शन की बात की थी ना, ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है, आप मरीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे। जब ऐसे डॉक्टर होते थे तो मरीज़ उन पर जान देते थे। अभी तो एक डॉक्टर है, उसने कुछ किया, कुछ हो गया, मरीज़ ने आपकी पिटाई करनी शुरू कर दी, क्योंकि वो डॉक्टर का ट्रस्ट ही ख़त्म हो गया है। उसके मुकाबले में बिल्कुल सही कहा वसर साहब ने कि जो दाई है और जो कोएक है वो अच्छे से बात करते हैं, उठ के मिलते हैं, घर के हालात पूछते हैं। दाई घर में जाती है, डिलीवरी भी कराती है, बच्चों को चाय भी पिलाती है, मालिश भी करके चली जाती है। डॉक्टर साहिबा बैठती हैं, वो देखती हैं
टेबल के उस तरफ 4-5 बैठे होते हैं, उनको फिर सेक्शन करना होता है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमारे मेडिकल कॉलेजों में एथिक्स पढ़ाई नहीं जाती है। 12वीं क्लास पास आदमी डॉक्टर बन जाता है कि नहीं? उसको ना हिस्ट्री का पता है, ना उसको ज्योग्राफिया का पता है, ना उसने साइंस पढ़ी है। उसने एग्ज़ाम के लिहाज से क्वेश्चन करके डॉक्टर बनने के लिए आ गया है। इंग्लैंड अमेरिका में आपको 14 जमात पढ़ना पड़ता है, आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, आपको शेक्सपियर पढ़ना पड़ता है, जब आप जाके मेडिकल कॉलेज में दाखिल होते हैं। और जब अमेरिका में भी मैं बता रहा हूँ, अमेरिका में जब एक पाकिस्तानी आदमी एक पाकिस्तानी डॉक्टर से जान छुड़ा करके अमेरिकन डॉक्टर के पास जाता है, तो फिर वापस आके बोलता है डॉक्टर तो मैंने आज देखा है। वो खड़ा हो गया, मुझसे हाथ मिलाया, मुझसे ऐसे बात की जैसे मेरे ही लिए बैठा हुआ था। कि मेरे पे एहसान नहीं कर रहा वो पाकिस्तानी डॉक्टर जो अमेरिका चले जाते हैं वो फिर भी इम्प्रूव कर जाते हैं, लेकिन वो फिर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अखलाकियात, मेडिकल एथिक्स, कंसर्न, भले वो कंसर्न आप एक्टिंग करके शो कर रहे हैं, लेकिन मरीज तो उसमें मरता है। बोलते हैं यार डॉक्टर तो ये कोई सी बात प्रोवाइड कर रहा है, तो डॉक्टर कोई को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर कोई को ख़त्म करना है तो पूरे सिस्टम को इस तरह से करना पड़ेगा। लड़काने की बात की आपने, लड़काने में जो जगह डिस्कवर हुआ कि बच्चों को HIV है, तो माँ बाप को चेक किया गया, माँ बाप को तो HIV नहीं थी। जब माँ बाप को HIV नहीं तो बच्चे को क्यों है? बच्चे को HIV इसलिए है कि इसमें सिर्फ कोएक्स नहीं जनाब, इसमें डॉक्टर भी शामिल हैं इंजेक्शन देने में। अभी हम डॉक्टर लोग बहुत नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन आदमी को सही बात करनी चाहिए। अगर चीज़ों को सही करना है तो हम डॉक्टरों को सबसे पहले खुद अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि हमसे कहाँ गलती हो रही है। तो एक काम ये हो रहा है कि सिरिंजेस इस्तेमाल की गई, दूसरा काम ये हो रहा है मिसवाक और टूथपेस्ट, टूथब्रश। घर में आपको हेपेटाइटिस है, एक ही टूथब्रश हर आदमी इस्तेमाल कर रहा है। मस्जिद में एक लाइन से दीवार पर मिसवाक रखी हुई है, सुबह लोग सहरी करने आ रहे हैं, वही मिसवाक उठाया लगाया, उससे हेपेटाइटिस B, C, HIV उससे हो रहा है। और हजाम कल्चर है, गया आपने एक हजाम उसी उस तरह से उसने सबकी दाढ़ी बनाया जा रहा है। हेपेटाइटिस B भी है, C भी है और HIV भी है। ये प्रिवेंशन का मामला है ना। ये पानी, ये जो आपका टाइफाइड है, चिकनगुनिया है, ये सारे पानी का मसला है ना। और ये जो ब्रेन ईटिंग डिसऑर्डर है, ये पानी का मसला नहीं। अगर सरकार क्लोरीनेटेड पानी नहीं है जिसकी वजह से ये ब्रेन ईटिंग डिसऑर्डर आ रहा है, तो अगर प्रिवेंशन के तौर पर सिर्फ साफ़ पानी लोगों को मुहैया कर दिया जाए तो 50% वाटर बॉर्न डिजीज़ का ख़त्म हो जाएगा। 50%। आप जनाब गंबट में लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और ये पत्थर तोड़ मशीनें ख़रीद रहे हैं और ये रोबोटिक सिस्टम बना रहे हैं, पानी साफ नहीं दे रहे, पेट स्कैन तैयार कर रहे हैं। एक आदमी का पैदाइशी हक़ है कि उसको साफ़ पानी मिल जाए। गंबट में लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है लेकिन गंबट में पानी साफ नहीं है। मतलब क्यों? हमारी प्रायोरिटीज़ कहाँ पर है? मतलब सोचना चाहिए ना। तो हमें टेक्नोलॉजी से पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें लिवर ट्रांसप्लांट सीखना चाहिए, क्यों नहीं। लेकिन उसके स्पेशलाइज सेंटर होते हैं और सारे मुल्क से एक जगह पर केस आते हैं, वहाँ पर 4-5 आदमी ट्रेंड होते हैं, एक्सेल उसमें करते हैं। हम कहीं से नहीं सीख सकते, ईरान से सीख लें भाई, इस्लामी मुल्क है, मलेशिया से सीख लें, इस्लामी मुल्क है, चलो गोरों से मत सीखो, शायद काफिर हैं, उनसे सीखना मुनासिब नहीं होगा, इनसे सीख लें। उन्होंने क्या किया? यही किया ना उन्होंने। हम इसमें नाकाम हो गए। खैरपुर में मेडिकल कॉलेज है, गंबट में मेडिकल कॉलेज है, सक्खर में मेडिकल कॉलेज है, लड़काना में मेडिकल कॉलेज है। ये सारे इलाके में मेडिकल कॉलेज है। इन सब अच्छा, मुल्क में 150 एनाटॉमी के प्रोफेसर नहीं है, 150 आई के प्रोफेसर नहीं है, 150 पैथोलॉजी के प्रोफेसर नहीं है, लेकिन 150 मेडिकल कॉलेज है जिसको मेडिकल डेंटल काउंसिल रिकॉग्नाइज कर रही है। ये तो सामने की बात है ना, छोड़ें कि लेबॉरेटरी कैसी है और ठीक वो नहीं है। सीधी सी बात है कि भाई 150 आई के प्रोफेसर नहीं है, 150 मेडिकल कॉलेज कैसे खुल गए? अच्छा, मेडिकल कॉलेज में दाखिले का जो एक रैकेट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में, वो इतना खौफनाक है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। आपका दाखिला किसी न किसी तरीके से हो जाएगा, 40-50 लाख रुपया ऑन गोइंग फीस है और दाखिला हो जाएगा आपका। तो जब ऐसे डॉक्टर आप रिक्रूट करेंगे जो बेचारे आए इस
प्रोफेशन में पैसा कमाने के लिए हैं, और उनके रोल मॉडल उनके वो प्रोफेसर हैं जिनका मतमे नज़र ही यही है कि 2 साल 3 साल के अंदर अगर हमारे पास मर्सिडीज़ नहीं है तो फिर हम फ़ायदा नहीं है, तो फ़ायदा क्या हुआ। और फिर वो बेचारा ये भी कहता है कि देखें ना सर 60 लाख रुपए तो खर्च किया है हमने, तो फिर तो बात ख़त्म हो गई। वो ज़माना चला गया जब इंटर पास करते थे और अखबार जंग वाले पूछते थे आपने फर्स्ट डिवीज़न लाई है, आप क्या बनेंगे? जी मैं इंसानियत की खिदमत करूंगा, दुखी इंसान। अब नहीं कहता है यार, ये जो मैंने नोट्स बनाए और मैंने सवाल बनाए ना यार, ये मैं फेंक रहा हूँ, ये मैं फेंक रहा हूँ, बस आपकी बातें सुन रही है, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ। तो इतनी सी बात है। अच्छा, इसको छोड़ें, दुनिया भर में एक डॉक्टर बनता है, 8 नर्सें होती हैं। पाकिस्तान में 4-5 डॉक्टर के ऊपर 1 नर्स है। उल्टा ये जो दारुस्सेहत का वाक़या हुआ, ये बड़ा सैड है। जो और मैं आपको बताऊं, मेरे सामने 2 अमवात ऐसी हो चुकी हैं औरतों की जिनको ट्राइकेरियम का इंजेक्शन लगा दिया गया ट्रांसमीन के बदले में। ट्रांसमीन एक दवा है जो ब्लीडिंग कंट्रोल करती है। ठीक है, आपने लिखा ट्रांसमीन और ट्राइकेरियम, तो उनकी स्पेलिंग जैसी, बहुत शीशी भी एक जैसी है। मेडिकल स्टोर वाला जो फार्मासिस्ट नहीं है उसने ट्राइकेरियम ले लिया, नर्स ने लगा ट्राइकेरियम आपने जैसे ही लगाया 1 मिनट के अंदर डेथ हो गई। अब ये कहाँ पर है? ये प्रोफेशनल नर्सें होनी चाहिए। सरकार, अभी हमारे सदर साहब ने 3.5 बिलियन रुपया नर्सों के लिए मुख्तस किया है। यूनिवर्सिटी बन रही है, मगर उसमें मुख्तस किसी का नर्सों की यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। अरे भाई, नर्सों की यूनिवर्सिटी क्यों बनाई जाएगी? मैं हर साल नर्सों की मिडवाइफरी के दाखिले के लिए इंटरव्यू लेता हूँ। लड़कियाँ मेरे पास आती हैं, उनसे पूछता हूँ कि आपने मैट्रिक अकल से पास किया है कि नकल से पास किया है? 90% कहते हैं सर नकल से पास किया है। 10% कहते हैं सर हमने तो नकल भी नहीं किया था सर, हमें तो अब्बू ने सर्टिफिकेट दे दिया था। इन लोगों को जब हम अपने इंस्टीट्यूट में दाखिला देते हैं तो हमने बंदे अपॉइंट किए हुए टीचर जो उनको बताते हैं दरिया सिंध कहाँ पर है, बहर अरब किस बला का नाम है, पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, सदर हमारा कौन है। 3 महीने हम उनको ये पढ़ाते हैं और पूरी कोशिश होती है कि उनको इंग्लिश पढ़ाएं। अगर सिंधी है तो सिंधी भी अच्छी कर दें, उर्दू सीख लें अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश ज़रूर सीख लें। उर्दू दान है तो उनकी उर्दू अच्छी कर दें, सिंधी लड़कियों के साथ सिंधी सीख लें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश अच्छी कर दें। हम 3 महीने ये कराते हैं। तो मैं एक आर्टिकल लिखा, मैंने सदर साहब से रिक्वेस्ट की कि यूनिवर्सिटी ना खुलवाएं। बोर्ड का निज़ाम आप सही नहीं कर सकते, ना यहाँ पर ना पंजाब में भी ये हाल है। ये कहना कि पंजाब में हर जगह यहाँ भी ये हाल। जितने नर्सिंग 128 स्कूलों में मिडवाइफरी है, 144 नर्सिंग स्कूल है पाकिस्तान में। उन स्कूलों में आप यंग बच्चों को अपॉइंट करें जो फाउंडेशन लड़कियों को कोर्स कराएं और उसके बाद उनको नर्सिंग कराई जाए। और नर्सिंग का नंबर बढ़ जाना चाहिए। हमें तकरीबन कम से कम 2 लाख नर्सें इमीडिएटली चाहिए। अब दारुस्सेहत में अगर देखें, इंडिया में 1948 में नर्सिंग काउंसिल बन गई, 1960 में उन्होंने नर्सिंग का BSc और MSc शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने डिप्लोमा इन नर्सिंग ख़त्म नहीं किया 3 साल का, ऑक्सिलरी नर्स 2 साल की ख़त्म नहीं की। ठीक है, ये वो करते रहे और जो डिप्लोमा इन नर्सिंग कर ले उसके बाद उन्होंने BSc नर्सिंग कराई, मास्टर्स इन नर्सिंग कराई, MPhil इन नर्सिंग कराई, PhD इन नर्सिंग कराई। हमारे यहाँ अभी जो सदर साहब ने ऑर्डिनेंस निकाला उसमें उन्होंने डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग ख़त्म करा दी। अभी पर कल भी नर्सिंग काउंसिल की मीटिंग हुई है और उसमें यही बात डिस्कस की गई, वो ख़त्म करना चाहते हैं। श्रीलंका है, नेपाल है, यहाँ पर ख़त्म नहीं कर रहे डिप्लोमा, क्योंकि अस्पताल देखें, डॉक्टर अस्पताल नहीं चलाता है। डॉक्टर अगर मर जाएगा अस्पताल चलता रहेगा, नर्स मर जाएगी अस्पताल नहीं चलेगा। बात तो सही है। तो एक नर्स 44 मरीज़ों के ऊपर है और 44 मरीज़ों के ऊपर तकरीबन 30 डॉक्टर वार्ड में घूम रहे हैं। 30 डॉक्टर एक वार्ड में आप चले जाएं तो 40-50 डॉक्टर होते हैं और 3 या 4 नर्सें होती हैं। अब वो नर्स क्या क्या करेगी? अच्छा, यही वजह है कि दारुस्सेहत जैसे बहुत सारे अस्पतालों में, ये आम बात है, इसमें आप मजबूरी है बेचारों की कि उनको ऐसे लोग अपॉइंट करने पड़ते हैं जो प्रॉपर नर्स नहीं है, वो मिस्टेक करते हैं। इसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए? इसको रेक्टिफाई किया जाए कि हमारे अब देखें, नर्सों का जो कैरियर स्ट्रक्चर है वो मौजूद नहीं है। अभी सिंध गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया है कि मिडवाइफ का कैरियर स्ट्रक्चर पहली दफ़ा बनाया है। मिडवाइफ का अपॉइंटमेंट तो होता था ग्रेड 4 में, तो अब उन्होंने बनाया है जो कि असेंबली में जा रहा है। मुझे बिल्कुल पर्सनली ये बात पता है कि वो असेंबली में जा रहा है। मिडवाइफ को 12 ग्रेड पर अपॉइंट करेंगे, उसके बाद उसको तरक्की कर सकेगी, वो BSc भी कर सकेगी,
डिप्लोमा भी कर सकेगी वगैरह वगैरह, तो उनका करियर स्ट्रक्चर बनाया जाए, उनको प्रॉपर तनख्वाह दी जाए। अभी पीपीएचआई में मिडवाइफ का काम शुरू हो गया ना, जिस दिन ये मिडवाइफ बनती है, पहली बात तो मिडवाइफ को वो अपॉइंट लेते हैं एज ए स्टूडेंट, उनको पढ़ाते भी खुद हैं, सही है, और जिस दिन बनती है उस दिन उसको 22,000 की तनख्वाह पर पोस्ट कर देते हैं उसी गांव से जहां से वो आई है। सिस्टम काम करना शुरू हो गया। तो ऐसे मिसालें हैं। 90% मिडवाइफ जो हैं उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है, हालांकि वो एक डिलीवरी भी परफॉर्म नहीं करती ड्यूरिंग। यूनिसेफ ने मिसेज इम्तियाज़ कमाल जो हमारे मुल्क की बहुत अच्छी, तो क्वालिटी क्या है बता रहा हूँ, वो उन्होंने एक बहुत बड़ा सर्वे किया और ये पता चला कि 90% मिडवाइफ ऐसी हैं जिन्हें सर्टिफिकेट मिल जाता है और वो एक डिलीवरी भी नहीं कराई होती है। उसकी वजह क्या है? सिविल अस्पताल में गायनी के 3 वार्ड हैं, उस गायनी के 3 वार्ड में एक स्कूल ऑफ मिडवाइफरी की नर्सें भी पोस्टिंग के लिए आती हैं, और उस 3 वार्ड में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट हैं जो एमसीपीएस और एफसीपीएस कर रहे हैं। वो एमसीपीएस एफसीपीएस जो डॉक्टर साहिबान हैं जो एमसीपीएस एफसीपीएस कर रहे हैं, वो मिडवाइफ को काम नहीं करने देते। वो कहते हैं डिलीवरी तो हमने कराना है, मिडवाइफ ने चाय बनाना है। तो मिडवाइफ बेचारी चाय बनाती है और उसका सोशल स्टेटस बहुत लो है, तो वो नहीं करती, वो ऐसी बन जाती है, उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो जो पीपीएचआई वाले लड़कियां ले रहे हैं क्योंकि उनको खुद ट्रेनिंग करा रहे हैं और ऐसी जगह पे करा रहे हैं जहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, तो वो लड़कियां सीखती हैं। नर्सिंग काउंसिल के मुताबिक एक लड़की को 25 डिलीवरी देखनी है और 25 डिलीवरी करानी है, तभी उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये तो होता नहीं है। तो ये मेरी स्टडी नहीं है, तो यूनिसेफ की स्टडी। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि नर्सिंग और मिडवाइफ को स्ट्रॉन्ग कराना पड़ेगा। मेरा बस चले तो मैं सारे मेडिकल यूनिवर्सिटी बंद करा दूँ भाई। मैं तो बड़ा खुश हूँ, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का ग्रेजुएट हूँ। डाउ मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से अटैच था, मैं उसका ग्रेजुएट हूँ। मुझे तो बड़ी खुशी होती है, मैं बोलता हूँ मैं कराची यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, डाउ मेडिकल कॉलेज से। मुझे डाउ यूनिवर्सिटी, आप मुझे बताएं, जब जिस वक्त यूनिवर्सिटियाँ बन रही थी परवेज़ मुशर्रफ और हमारे अताउर रहमान साहब की मर्ज़ी से जब ये बन रही थी, तो उनका मतमे नज़र क्या था? मेडिकल एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे और हेल्थ केयर को इम्प्रूव करेंगे। अब ये 15-20 साल से यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं, बेशुमार बिल्डिंगें बनी हैं, बिल्डिंगों में ढेर। आप जाएँ ओझा में, आपको ऐसी इटालियन मार्बल की बिल्डिंग और फलाने की बिल्डिंग, हर तरफ बन गई है बिल्डिंग। और शॉपिंग कंप्यूटर पे चीज़ें आई हुई हैं, डमीज़ आई हुई हैं, एक लैब 3-3 करोड़ की लैब बनाई गई है। क्या पेशेंट केयर इम्प्रूव हो गया? क्या बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर बनने लग गए? नहीं, ना पेशेंट केयर इम्प्रूव हुआ है, ना कॉम्पिटेंट डॉक्टर बन गए। तो ये गलती तस्लीम कर लेनी चाहिए और बहादुर आदमी की तरह इन मेडिकल यूनिवर्सिटियों को बंद कर देना चाहिए। और अगर बहुत मजबूरी है तो भाई एक सूबे में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बना लो, उस मेडिकल यूनिवर्सिटी में सबको एफिलिएट कर लो। मतलब कराची में ही एक सिंध मेडिकल कॉलेज का यूनिवर्सिटी है, डाउ मेडिकल कॉलेज की यूनिवर्सिटी है, KMDC में भी यूनिवर्सिटी का सीन पार्ट चल निकला है। फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की लाइन लगी हुई है, हमदर्द है, ज़ियाउद्दीन है, सब यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं। किस लिए यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं? लंदन यूनिवर्सिटी के साथ 3-4 मेडिकल कॉलेज एफिलेटेड हैं, वो चल रहा है। हमने तो नहीं सुना लंदन में कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी है। लंदन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, उसके साथ 2-3 मेडिकल कॉलेज हैं। मैनचेस्टर में यूनिवर्सिटी के साथ मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की आपको क्या ज़रूरत है? इसलिए बनाने की ज़रूरत है कि बहुत से ब्लू आइड बॉयज़ घूम रहे हैं, उनको वाइस चांसलर बनाना है, उनको प्रो वाइस चांसलर बनाना है, उनको रजिस्ट्रार बनाना है, उनको पिजारो देनी है, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देनी हैं, और वो कर क्या रहे हैं? मतलब मुझे बड़ी खुशी होती कि वो कुछ क्वालिटी इंप्रूवमेंट ले आते। क्वालिटी इंप्रूवमेंट अगर बिल्डिंग है तो वो तो नहीं है यार। सर, आपके कोई दोस्त हैं जो डॉक्टर हैं या मतलब जो बाकी डॉक्टर हैं, उनसे आपकी बातचीत भी होती है? हमारी बहुत बातचीत होती है और हम आपस में नाराज़ भी होते हैं, गुस्से भी होते हैं, लेकिन जो बात सही है वो तो सही है। मैं अभी इनको बता रहा था कि एदी साहब की डेथ से 10-12 दिन पहले फैसल ने मुझे फ़ोन किया कि यार एदी साहब की तबीयत बड़ी ख़राब है, रात के 2 बजे। तो मैंने आ जाऊँ, नहीं आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चला गया। तो एदी साहब अंदर गया तो देखा होगा आपने, उनका कमरा लेटे हुए थे। मैं अंदर गया तो फैसल ने बोला, वो एदी साहब वो डॉक्टर आ गया है। तो एदी साहब ने बोला कौन है? तो उसने बोला शेर शाह। तो कहना अच्छा कम्युनिस्ट। तो मैं जाके बैठ गया, मैंने उनका हाथ पकड़ा। तो उन्होंने अपने स्टाइल में मुझसे बोला कि डॉक्टर, अगर मुल्ला, वकील और डॉक्टर सही हो जाए ना तो मुल्क सही हो जाएगा। जिस तरह ट्यूशन सेंटर में उस्ताद शाम को जाकर के जो है बहुत ज़बरदस्त पढ़ा रहा होता है, उसी तरह डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस में आकर के उतने ही हलीम हो जाते हैं। अच्छा, अब इसमें भी देखें 2 बातें।
बेशुमार फैमिली फिजिशियन ऐसे हैं जिनको देख के मैं इतना खुश होता हूँ, तबीयत बहाल हो जाती है। ऐसे कम्युनिटी के डॉक्टर हैं, कम्युनिटी उनके पीछे जान देती है क्योंकि वो साथ हैं, वो अच्छे फैमिली फिजिशियन हैं। वो सुबह से शाम तक काम करते हैं, उनको लोगों का पता होता है, घर का पता होता है। घर वाले आते हैं, अपनी बेटी की शादी डिस्कस करते हैं उससे, बाप आता है वो आके कुछ बोलता है, माँ आती है वो खुफिया बात बोल के चली जाती है, उसको ये पता होता है कि आपस में बात नहीं करेंगे। ऐसे बेशुमार डॉक्टर हैं। और फैमिली फिजिशियन जो है ना, वो बेस होती है। हमारे मुल्क में फैमिली फिजिशियन का सिस्टम कोलैप्स हो गया है। एक ज़माना, अब नकवी साहब होते थे नादाबाद में, अनवर नकवी के वाले साहब क्या फैमिली फिजिशियन थे। अभी भी बहुत सारे फैमिली फिजिशियन ऐसे हैं हमारे जिन मतलब उनको काम करते हैं तो लगता है कि काम करते हैं। तो वो सिस्टम को सही ऑर्गेनाइज करना चाहिए। अभी तो ये होता है कि भाई आप किसी न किसी तरह से स्पेशलिस्ट बन जाएं, और स्पेशलिस्ट किसी भी तरीके से बन जाएं। अब सिस्टम भी देखें स्पेशलिस्ट बनने के कितने हैं। आप FCPS कर रहे हैं, एक जगह आप MD भी कर रहे हैं, एक जगह आप MS भी कर रहे हैं, एक जगह थोड़ा सा डिप्लोमा भी चला दिया है। कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। अमेरिका में आप रेजिडेंसी प्रोग्राम में घुस नहीं सकते हैं जबकि चाहे आप पाकिस्तान से आगा खान के ग्रेजुएट हों, डाउ के ग्रेजुएट हों या हार्वर्ड के ग्रेजुएट हों, आपको एक इम्तहान पास करना पड़ेगा, उसके बाद आप सिस्टम में चले गए। सिस्टम इतना स्ट्रक्चर्ड है कि 4 साल के बाद अगर आप वेस्कुलर सर्जन बन के निकले हैं तो आपने इम्तहान पास किया है कि नहीं किया, डजंट मैटर। आप बोर्ड एलिजिबल हैं, लेकिन आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बिकॉज यू आर ट्रेन्ड। बहरहाल ये प्रोग्राम इसका इख्तिताम तो नहीं हो सकता। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।